नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और चलते चलते में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चलते चलते में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनको हिंदुस्तान के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़कर देखना चाहिए। बलूचिस्तान में जन्मी, उम्र के 7 साल से बलूच के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही प्रोफेसर नायला कादरी हमारे साथ है। आपका चलते चलते में स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी धर्म के नाम पर अलग हुआ पाकिस्तान अपने मुसलमानों को लेकर ही आज कितने अत्याचार कर रहा है और आप लोग कितने पीड़ित हैं और क्यों आखिर आप आज़ादी की लड़ाई मांग रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर भारत आपको क्यों मदद करे, क्योंकि बांग्लादेश के विषय में हम तो फेल हो गए। हमने बड़ी ईमानदारी से बांग्लादेश को मदद की, पाकिस्तान से मुक्ति उनको दिलवा दी, उन अत्याचारों से छुट्टी करवा दी और आज बांग्लादेश हमारे लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है। तो हम बलूच को क्यों मदद करें? बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और बांग्लादेश की जो तहज़ीब है उसमें फ़र्क है बहुत। और बड़ी बात ये भी है कि बांग्लादेश में चीन का जो अमल दखल है उसकी वजह से वहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे कि चीन का अमल दखल है वहाँ पर फ़िरका परस्ती, मज़हब के नाम पर और ऐसे नामों पर लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश होती है। यानी बांग्लादेश की आज़ादी के फ़ौरन बाद आज़ादी में इतने लोग नहीं मारे गए जितने उसके बाद की खाना जंगी में जो आपस के नहीं, वो तो ठीक है ना, लेकिन वो तो आप लोग एक देश में चले गए, आप लोग उधर आपस में लड़ रहे। हिंदुस्तान क्यों मदद करे आपको? पहली बात तो ये है कि हम क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो वहाँ जो हिंदुओं की संख्या थी वो आज पॉइंट % में रह गई है। तो जब पाकिस्तानियों को हिंदू को मारा है पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के अंदर ही एक दूसरे लोगों को क्यों मदद करें? बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर ना हैं, ना हम कभी पाकिस्तान के अंदर थे। पाकिस्तान जब हिंदुस्तान का हिस्सा था हम तब भी आज़ाद मुल्क थे। हमारी अपनी सरहदें थी, हमारे अपनी पार्लियामेंट थी और हमारा अपना निज़ाम था, रूल ऑफ लॉ था। हम कभी उस सारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहे। हमारा अपना आज़ाद मुल्क रहा है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद बलूचिस्तान पर हमला किया, फौजी हमला किया। ठीक है, मैं उसके डिटेल में बाद में जाऊंगा। हिंदुओं की क्या हालत है वहाँ? हिंदू की हालत देखें, अगर आप पाकिस्तान में हिंदू की हालत देखेंगे, पाकिस्तान तो खुद को कहते हैं हम प्योरिस्ट हैं, हम पाक हैं और बाकी सब लोग इम्प्योर हैं, बाकी सब लोग नाखालिस हैं। तो उनसे हम तो देख रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो तो सबको मारते हैं, काटते हैं। बांग्लादेश में तो मुसलमान थे, सबको मारा उन्होंने। लेकिन बलूचिस्तान का जो निज़ाम है वो इस तरह से है, कुदरती हमारा है, हज़ारों साल से हमारी एक अपनी साइकी है, हमारी एक अपनी नफ्सियात है कि जैसे जो हिंदू हैं हमारे पूरे बरसग़ीर में, जनूबी एशिया में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। आप नहीं देखेंगे कि बलूचिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम फसाद हो। हमारे यानी मेरा जो अपना गांव है, हिंदू आबादी हम गांव के मरकज़ में बनाते हैं, मतलब मध्य में बनाते हैं। हाँ, बीच में बनाते हैं। और चाहे मेरा गांव हो, चाहे डेरा बुगटी हो, चाहे कोई इलाका हो। और फिर ये कि गांव के जो बड़े लोग हैं, जैसे आप मुखिया कहते हो, वो लोगों को हम फिर उनके करीब रखते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी और ज़्यादा हो। और फिर उसके चारों तरफ जो मुस्लिम बलोच हैं, यानी बीच में हिंदू बलोच रहता है और उसके चारों ओर जो है वो मुस्लिम बलोच अपना घर बनाते हैं। कोई बाबरी मस्जिद का एक इशू हुआ था तो मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सा जुलूस था, मुसल्ला था, लोग थे कि जो जिन्हें पता था कि इस गांव में यहाँ पर जो है हिंदू आबादी है तो हम आए इनको मारें। और ये तो जाहिर है कि वो ISI के लोग थे कि दिखाना चाह रहे थे। तो हमारे गांव के सारे लोग उनके सामने जाकर खड़े हुए और कहा कि अगर मारना है तो पहले हमें मारो, क्योंकि अगर हमारे हिंदू बलोच को मारोगे तो फिर हमारे लिए तो कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी ना। तो उससे बेहतर है कि हमें मारो, उसके बाद पहुंचो वहां तक। तो ये आप लोगों के यहाँ भी एक कानून है जिस पे काफ़ी बात हो रही है कि गाय काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। मुझे काफ़ी हैरत होती है कि इतना सिविलाइज्ड मुल्क है आपका और उसमें आप लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करते। बलूचिस्तान में जहाँ हिंदू रहता है, जैसे लसबेला का इलाका है या हमारा जो मस्तूंग का इलाका है, आपको वहाँ ना गाय कटती हुई मिलेगी ना गाय का गोश्त मिलेगा। अच्छा? नहीं, क्यों? इसलिए कि हमारे जो हिंदू बलोच हैं वो हमारे भाई बहनें हैं, उन्हें जिस चीज़ से दुख होता है वो हम नहीं करेंगे।
खुद से एक एहसास होना चाहिए। इसके लिए कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। अब हम जानना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान अपने ही अंदर के मुसलमानों के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है? देखें, धर्म की कोई या मज़हब की कोई उसमें बुनियाद नहीं थी। पाकिस्तान को बरतानिया ने बनाया हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान खुद भारत में रहते हैं, तो और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं में जो रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, उनसे बहुत अच्छी हालत में हैं। लेकिन बहुत से लोग उसमें से पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं। उन्हें पता नहीं है, जिस दिन वो पाकिस्तान की असलियत जान जाएंगे, हमसे पूछो, बंगालियों से पूछो, सिंधियों से पूछो कि पाकिस्तान में इंसान खुशी आदमखोरी हो रही है। अभी आप देखो कि कलात ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तानी फ़ौज ने 34 लोग 34 बलोच जो ये थे, चरवाहे थे और एक मौसम से दूसरे मौसम में वो सफ़र कर रहे थे, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो बलोच हैं, तो उन्हें सबको मारा। और आज से 2-3 साल पहले जो बलोच एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, उन्हें ये उठा के ले गए थे और उन्हें टॉर्चर करते रहे थे, उनको मार के भी साथ में डाल दिया। जिनके घर वाले उनकी तस्वीरें लेके कितने सालों से कैंप्स में बैठे हुए थे कि ये मिसिंग है हमारे लोग, और पब्लिक में से उनको उठा के पाकिस्तानी फ़ौज ले गई थी, उनको भी मार के डाल दिया। तो वो तो सारे मुसलमान थे, तो ये कोई मुसलमान नहीं तो है। भारत के मुसलमानों ने आंखें खोल के पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, उसके बाद नारे लगाने चाहिए। तो क्या हुआ एग्जैक्ट, आपके साथ क्या किया जाता है? क्यों आज़ादी की आपको आवश्यकता महसूस होती है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम हैं आज़ाद ना, हम पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। पाकिस्तान ने हमला करके बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया, तो पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो हमें रखे। दूसरी बात ये है कि एक इंक्लूसिव पॉलिसी होती है, जैसे अफ़गानिस्तान में बलूचों के साथ जो है वो एक इंक्लूसिव पॉलिसी है कि उनका एक एहतराम है, चाहे इक्वल राइट्स किसी तरह से ना भी हों, हर हाल उनकी बेइज्जती नहीं है। लेकिन आप अगर बलूचिस्तान में देखें तो हर 10 कदम के बाद आपको आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी वो औरतों को भी उतारेंगे, तलाशियां लेंगे। अब किसी तरह का कौन सा इस्लाम है जो इजाज़त देता है, या कौन सा मज़हब है जो इजाज़त देता है, या अखलाकियात हैं कि आप किसी बेगानी औरत को, किसी पराई औरत को तलाशी ले रहे हैं? पुरुष लेता है। हाँ, तलाशी तो छोड़ दें, वो देखते हैं कि बलोच, अब हमारे बच्चे, उनकी आदत है ऐसे मूछें दाढ़ी रखते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वो उनकी मूछें काटते हैं। अगर हमारे बच्चे जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो कहते हैं इतनी बड़ी शलवार क्यों पहनते हो, उसकी शलवार काट दो। फिर इस तरह से बेइज्जती का एहसास हर वक्त हमें दिलाते हैं। दूसरी बात, थोड़ी सी भी अगर किसी ने आवाज़ उठाई या कोई ऐसी बात की, जैसे बलूचिस्तान से प्यार का इजहार कर लिया, तो फिर उसे गायब कर देते हैं। तो अभी हमारे पास 25,000 से ऊपर लोग गायब हैं, जिनमें औरतें और बच्चे हैं, और रेप सेल्स हैं इनके, जिसमें बलोच औरतों को ले जाके ये रेप करते हैं पाकिस्तान आर्मी, और उसको, और ऐसा आर्मी ने वहाँ सेल बना के रखा है। सेल है, मतलब बलूच औरत को लेके आओ, बलात्कार करो और उसको फिर छोड़ दो। नहीं छोड़ो, अच्छा, वही रखो, फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती। ये जो मास ग्रेव्स मिल रही हैं, 100 से ऊपर इज्तिमाई कब्रें हैं, मास ग्रेव्स हैं, जिसमें से आपको हर कब्र में 100 से ऊपर, 150 से ऊपर लोग मिलते हैं जो ज़िंदा इसमें डाले गए थे, उनकी हड्डियां आपको मिलती हैं। और तो ये तो अधार्मिक भी है, मतलब ये इस्लाम के लिए भी तो सही नहीं है। इस्लाम के लिए तो वहाँ जो हो रहा है कुछ भी सही नहीं है, किसी मज़हब के लिए भी सही नहीं है, इंसानियत मानवता के लिए भी नहीं सही है, ना नैतिक है ना धार्मिक है, तो है क्या फिर? हिटलर जो था उससे भी बुरे हैं, जो इन्होंने पूरे बलूचिस्तान को एक वो कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है, एक ऐसा जगह बना दी है कि जहाँ सिर्फ मौत मिलती है। आदमखोर हैं ये, खाते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि ये जो ट्रेड है, ऑर्गन ट्रेड में मुलविस है पाकिस्तान की आर्मी, यानी जो बलोच। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऑर्गन ट्रेड का मतलब होता है कि मनुष्य के अवयवों को निकाल कर उसको बेचा जाता है। और दुनिया भर के बाज़ारों में उन अवयवों की बहुत बड़ी कीमत है। एक व्यक्ति को अगर आप बेचने जाएंगे तो उसके ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, लेकिन उसकी किडनियाँ अलग अलग निकाल कर बेचे, उसके आँखें निकाल कर बेचे, या उसके विभिन्न अवयवों को निकाल कर बेचे तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ऐसा बलूच के साथ हो रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर कोई ध्यान नहीं देती? इसी मुजरिमाना खामोशी है, क्रिमिनल साइलेंस है जो बलोच की जेनोसाइड के ऊपर हो रहा है। कि जो यूएन कहता है कि जेनोसाइड या नस्ल कुशी, किसी की एथनिक क्लिनजिंग
उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान में आपको मिलेंगे जो हम पे वो कर रहे हैं। क्या हमें तो उन्होंने बिल्कुल इंसानियत से बाहर निकाल दिया है और इस तरह से कत्लेआम हो रहा है और वो उस पर खुशियाँ मनाते हैं। और कौन है जो जिनको ये मार रहे हैं? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। मतलब जो बलूच समाज के अच्छे लोग हैं, लीडर्स है, सक्सेस लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, उनको मारा जाता है। उनको मार रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत, मतलब ये कहानी तो शायद दुनिया में कहीं पर भी आईएस जो अत्याचार करे उससे भी ज़्यादा है। तो आईएसएस तो इन्होंने बनाई है। ये जो शुजा पाशा है, आईएसआई का जो रिटायर्ड चीफ था, वो आईएसएस भर्ती कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है अरब ममालिक में जाके। आईएसएस की सारी भर्ती कराची से हो रही है, पंजाब से हो रही है। इनके पास बेरोज़गारों का एक लश्कर है, क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, इनके पास ज़राअत नहीं है, इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, इनके पास कोई माशी बेस नहीं है, इकनॉमिक बेस नहीं है। इनके पास सिर्फ एक कारोबार है, एक इंडस्ट्री है, वो है टेररिस्ट। आप मज़हब के नाम पर लोगों को पागल करो मदरसों में और फिर उसके बाद उनको भेजो कि वो जाके लोगों को मारें। सिवाय इसके, यानी मर्सनरीज़ हैं। आप किसी को कहीं जंग लड़नी है, पाकिस्तान को बोल दो कि जाओ लड़ लो, पैसे मिल जाएंगे, वो चले जाएंगे। इनके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस एक फ़न के जो इन्हें आता है, किराए पे लड़ना। किराए के कातिल हैं ये। और यहाँ जो है सिचुएशन में आपको ये बताऊं कि सवाल आपके देखने वालों का क्या है कि एक के बलोच कह रहा है कि इंडिया आओ हमारी मदद करो। हम सिर्फ इंडिया से नहीं कह रहे हैं, हम सारी दुनिया से कह रहे हैं। और ये आपकी स्थिति सुनने के बाद तो लगता है कि पूरे दुनिया ने आपको मदद करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन जो लोग हैं जिनके पास ज़मीर है, जिनके पास इंसाफ की सोच है, उनके पास पावर नहीं है। मुझे यकीन है कि जहाँ भी मैं गई हूँ, यानी मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैं स्टूडेंट से मिली हूँ, मैं जहाँ लोगों से मिली हूँ, वो तैयार हैं उठने के, हमारे साथ आने के। लेकिन जो पॉलिटिकल विल है वो तो हुकूमतों की होनी चाहिए ना, तो गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए। केवल इतना ही कारण नहीं है, मुसलमान के प्रति भारत सरकार का रवैया, मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, आपको बुरा ना लगे, लेकिन अफ़गानिस्तान हो या अभी बाकी देशों में भी जो अनुभव रहा है वो ठीक नहीं रहा है। इसलिए आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए, तो भारत की बात हुई, भारत एक अलग देश है, लेकिन जो इस्लामिक देश है उन देशों ने आपको कोई मदद नहीं की। खास करके सऊदी अरेबिया जो अपने आप को बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार और न जाने क्या क्या मानता है। सऊदी अरबिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या बरतानिया हो, ये सब तो पाकिस्तान को मसनूई सांस दे रहे हैं, एक मरे हुए मुल्क को, एक फेल्ड स्टेट को। इनके इंटरेस्ट है, ज़मीर नहीं है। ज़मीर पे तो कोई फैसला नहीं करता। आपके उस पे इंसाफ पर और अमन पर के फैसले तो नहीं होते, तो आम लोग करते हैं ऐसे फैसले। स्टेट्स के पास तो हार्ट नहीं होता, स्टेट्स के पास सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो मैं अभी जो इंडिया आई हूँ, अभी मैं तो सबसे ये कह रही हूँ कि मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ कि आओ बलोच की मदद करो। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। अपना इंटरेस्ट देखो। आपको अगर आईएसएस से, तालिबान से, अलकायदा से और इस सब को मिलाओ तो उसका मतलब पाकिस्तान बनता है। उससे जान छुड़ानी है तो बलूचिस्तान की आज़ादी से बड़ी आपके पास और क्या है? आपको यूरेशिया, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपको सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता चाहिए। ये बम्बई से निकले, कराची से आगे तो सारा बलूचिस्तान है। तो आपको जो सेफेस्ट रास्ता मिलता है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता मिलता है, वो आपको बलोच देता है। भारत की गैस पाइपलाइन जो अटकी हुई है वो भी वहाँ से आ सकती है। कभी नहीं आएगी जब तक बलोच मुतमईन नहीं होगा। अंदर कहाँ, वहाँ पर चीन बना रहा है। इसमें यह है कि ग्वादर का जो नेवल बेस बना रहा है, जो मिलिट्री बेस बना रहा है चीन, वो भी तो इंडिया के लिए बना रहा है। तो अगर आप ग्वादर बेस को रोकने के लिए बलोच की आज मदद नहीं करोगे तो कल ये आपके लिए मसला बनेगा। आप चाबहार तक पहुंचोगे कैसे? आपको तो ग्वादर से गुजर के जाना है। तो ग्वादर पे तो चीन बैठा हुआ है, आप कैसे जाओगे? और आप वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब आप रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत ने बलूचिस्तान की मदद क्यों करनी चाहिए, ये आप पक्ष बात ये है, मैं नहीं कह रही कि जेनोसाइड हो रहा है तो ज़रूर आओ। नहीं, देखिए, ये तो हिंदुस्तान का नैतिक आधार पर भी कर्तव्य है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये हिंदू फिलॉसफी है। हमने दुनिया भर के कितने मुल्कों को शांति सेना से लेके या ये जो आज़ादी है ब्रिटिशों के
बाद मिली हुई, उसके पहले भी दुनिया भर में हिंदुस्तान ने मदद की हुई है। नैतिक आधार पे तो करनी चाहिए, अनुभव बुरे इसलिए सवाल उठता है। और आपने बड़ा अच्छा मुद्दा बताया कि रणनीतिक आधार पर भी ये मदद होनी चाहिए। तो क्या भारत अभी तक आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करा है? आज तक तो नहीं की। ये 65 साल हो गए कि बलोच पाकिस्तान से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लाखों लोग हमारे इसमें मारे गए और गायब हुए, लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने हमारी कभी मदद नहीं की। कभी वो आ जाते हैं हिंदुस्तान के पास, ज़ियाउल हक आ जाता था, कभी वो भुट्टो आ जाता था, कभी मुशर्रफ अभियान है। हाँ, तो क्या है कि कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कार्ड है, अगर आप बलूचिस्तान पे बात करोगे तो हम कश्मीर पे उछलेंगे, नहीं तो चुप कर जाओ। वो आपसे टाइम लेते हैं। तो वो इतने स्मार्ट हैं, इतने कनिंग हैं कि वो 65 सालों से आपको ये बता रहे हैं कि देखो बलूचिस्तान के लिए बात करोगे तो तुम्हारे लिए मसला बनेगा, लेकिन आपके लिए तो मसला बना ही जा रहा है। आपके लिए बना ही हुआ है, बना ही हुआ है। हाँ, तो आपको धोखा देते रहे तो हो। क्या ऐसा मोदी जी से आपको अपेक्षा है कि वो करेंगे? देखें, इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा एक कमिटेड और बहादुर लीडर रही हैं इंडिया की, लेकिन उनको भी हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल का सामना था। लेकिन मोदी जी को तो उससे बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इतना बड़ा मैंडेट जो मोदी जी के पास है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की तारीख में किसी के पास नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में मोदी जी इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनको बनता है कि वो इंदिरा गांधी जी से भी बड़ा स्टेप लें। जब वो बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान के ये रहे हैं, मफादात रहे हैं, उन मफादात के हिसाब से तो उन्होंने अपना एक स्टेप लिया। लेकिन आप इस स्टेप को इस तरह से नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतने बड़े फ़वाइद जो आपको बलूचिस्तान में मिल रहे हैं, उस पे मोदी जी को एक स्टैंड, हमारे लिए मत लो, हमारे लिए मत लो, हम 65 साल से लड़ रहे हैं, आपकी मदद के बगैर हम आगे भी लड़ेंगे। आप ये देखो कि अगर आज, नाउ और नेवर, आपने हिंदुस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में स्टेप नहीं उठाया तो इसका जवाब भी आप ही को देना होगा। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे। तो क्या चाइना आज आपको उसका दमन नहीं शुरू हुआ है? क्योंकि उसका उतना बड़ा प्लांट लग रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, और एक तरीके से आप में और चाइना वालों में लड़ाई लड़ती रहे, ये भी पाकिस्तान की रणनीति है। देखें, चाइना की जो हुकूमत है वो खुद एक गैर अवामी हुकूमत है, गैर जमहूरी हुकूमत है, डिक्टेटरशिप है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौत की सज़ा है वो चाइना के लोगों को दी जाती है। तो जब तक चाइना में डेमोक्रेसी नहीं आती, चाइना इस पूरे खित्ते में एक इम्पीरियलिस्ट पावर की तरह, एक साम्राज्यी कुवत की तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो इस वक्त अगर चाइना को कोई कंटेन कर सकता है, एक तो चाइना के अपने अंदर एक जमहूरी तब्दीली के लिए पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए, हिंदुस्तान को भी कोशिश। खैर, वो तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन बलूच के एंगल से अगर हम देखें तो वो कैसे करेंगे? आप इतने बड़ी चाइना जैसी महाशक्ति, उनसे कैसे लड़ेंगे? पाकिस्तान जैसे दरिंदे से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसी कोई सेना भी नहीं बनाई जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाहर जाकर बनाई थी। हमारी सेना है हमारी सेना। क्या रणनीति है आपकी? मतलब आप लोगों की रणनीति कुछ ऐसी लगे कि आप जीत सकते हैं, तो फिर शायद कई लोग आपको मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो क्या रणनीति है? देखिए, ये बात है कि उस घोड़े पे लोग शर्त लगाते हैं जो रेस जीते। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो बलोच सरमाचार हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो 50,000 से ज़्यादा तो खुद लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं पहाड़ों में। और कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज से हमारे सरमाचारों का मुकाबला हो और वो जीत जाएं। वो इतनी सारी ताकत जो आप बता रहे हैं उनके पास है, उसके बावजूद क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है, उनके पास वो विल पावर नहीं है, क्योंकि वो तो तनख्वाह के लिए लड़ते हैं। तो बलोच तो अपने मादर वतन के लिए लड़ रहा है ना, बलोच तो अपने नंगो नामूस के लिए लड़ रहा है। तो हमें तो मौत से कोई डर नहीं लगता। अब ये है कि चीन है अगर, तो चीन के जो मफादात हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है वो तो चारों तरफ से उसने, साउथ चाइना में भी, इंडियन ओशन में भी, आपके ऊपर तिब्बत, चारों तरफ से उन्होंने तो आपको घेरा है। तो बलूचिस्तान के लिए जब आप बात करते हो तो आप एक तरह से वो चाइना का घेरा तोड़ रहे हो, आप वो घेरा तोड़ रहे हो।
और इसमें ये पहली दफ़ा नहीं है। बलूचिस्तान पे चीन एक कदीम ज़माने में भी कोशिश की थी, नाकाम हुआ था। बलूचिस्तान में पुर्तगाली आए, बहरी बेड़ों के साथ आए और उन्होंने दुनिया के बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा कर लिया। वो गोवा में हुकूमत बना के बैठे हुए थे, लेकिन वो बलूचों को पता नहीं कर सके। अभी भी हमारे पास पसनी में वो तोपे मौजूद हैं, वो असलहा मौजूद है, जो जिससे आप लोगों का युद्ध हुआ था। गामा फेंक के गया, भाग गया, हार के गया वहाँ हार से। के गया। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे में आप लोगों ने कोई, जैसे तिब्बतियों ने भारत में एक सरकार बनाई है, निर्वासित सरकार बनाई है, ऐसी कोई प्रयोग आपने ज़मीन पर शुरू किया कहीं पर? देखें, ये सब तो हो सकता है। अभी एक आज़ाद बलूचिस्तान की एक हुकूमत का क़याम तो आया। अब उसमें यह कि उसके लिए और यकजहती की ज़रूरत है हमें, और उसमें शामिल होने के लिए या उसको और इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सरज़मीन का ताल्लुक़ है, जैसे आपने बांग्लादेश को आपने यहाँ पर एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट दी, या आपने तिब्बत को दी, हमें तो वो ज़मीन भी नहीं चाहिए। हमारे पास है ज़मीन जहाँ हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। अभी भी बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसे इलाके हैं कि जहाँ हमारा कंट्रोल है, जहाँ बलूच सरमाचारों का कंट्रोल है, वहाँ पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। तो बलूचिस्तान में तो वैसे भी पाकिस्तानी हो या चीनी हो, वो खुलेआम चल ही नहीं फिर ही नहीं सकते। वो सिर्फ मुसल्ला हो के टैंकों पे या हेलीकॉप्टर्स में आते हैं, ऐसे तो वो फिर नहीं सकते। आपको बलूचिस्तान में कहीं पाकिस्तान का परचम नज़र नहीं आएगा, पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आएगा। हमारे स्कूलों के बच्चे अपनी जो स्कूल की किताबें हैं, उनकी जो आखिर में वो पाकिस्तान का वो नेशनल एंथम लिखा होता है, पहले दिन पहले सबसे फाड़ के फेंक देते हैं। कितने प्रतिशत बलूच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ होंगे? भाई 100% खिलाफ हैं। इस वक्त जो इसकी सरकार का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या दिखा रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, ये भी अपनी प्राइवेट महफिलों में जब बैठते हैं तो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। बलूचिस्तान में कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। कुछ हैं जिनको लालच है, कुछ हैं जो खौफ में हैं, कुछ हैं जिनका ज़मीर बिका हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ हैं इस वक्त। लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो रहा है, तो सबसे पहले ये भाग के आएंगे। जो वहाँ पर क्रूरता पाकिस्तान दिखाता है, जिसमें आपने कहा कि रेप किए जाते हैं, मर्डर किए जाते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुनिया को जानना ज़रूरी है? देखें, ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको जंग की सूरत हाल है और वहाँ कोई इंसान महफूज नहीं है। वो आएंगे, पूरे के पूरे गांव देहातों को, टाउन्स को बमबारी करेंगे, फिर उसके बाद आके गोलियों से भून देंगे लोगों को, और किसी को करीब आने नहीं देंगे कि वो आके वो करें, मदद करें। ज़ख्मी चीखते रहेंगे, बच्चे औरतें चीखती रहेंगी, और उसके बाद कुछ को उठा के ले जाएंगे, बाकी सारी ख़वातीन को उठा के ले जाएंगे, बच्चों के साथ उठा के, उसके बाद कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ, वो जो है उनका अंजाम क्या है। वो ज़ाहिर है कि इन दरिंदों के हाथों में किस हाल में पहुँचे हुए हैं, कुछ पता नहीं। अभी 200 के करीब वो लोगों को उठा के ले गए कलात ऑपरेशन के नाम कल में। हाँ, और वो ट्विटर पर भी हम देख रहे थे, और वो देखने के बाद ही बहुत बड़े पैमाने पर सुदर्शन चैनल के ट्विटर पर, मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी बलोच एक्टिविस्ट ने अप्रोच किया। उसके बाद ही हमने तय किया कि हम आपकी बात को हिंदुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखेंगे। इस पूरे एक्टिविटी में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो कि भारत में कहीं पर आतंकियों का हमला हो जाता है तो भारत के आर्मी के खिलाफ, भारत के पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और भारत सरकार उनको बहुत महत्व देती है। ऐसे सोशल, अपने आप को एक्टिविस्ट कहने वाले, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहने वाले लोग आपके लिए खड़े नहीं होते? अभी तक तो नहीं हुए, अभी तक तो नहीं हुए। ये नाटक भारत में ही चलता है सिर्फ। हाँ, फिर ये कि देखें, इनको ये फ़ायदा है कि जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो भारत में रहते हैं कि वो उठते हैं किसी भी मसले के ऊपर तो वो अपना इजहार कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको वो एहतराम देती है जो उसको अपने सिटीज़न्स को देना चाहिए। तो इसमें यह कि इनके पास एक बहुत बड़ा मैदान है खुला कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ पर उठें और बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान में मुज़ाहरे करें, एक्टिविज़म करें। ये जो इंटरैक्टिव थिएटर्स करते हैं, आपके पास जो बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, इन सब के अंदर अगर आप बलोच का मुद्दा उठाएंगे तो उससे वो एक पॉलिटिकल विल बनने के लिए सूरत हाल बनेगी। और आपकी जो सरकार है वो भी देख रही है सब कुछ, उनके ऊपर वो असर पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको
यानी फैसला लेना है, जब भारत की आवाम उठ के इतना एक्टिविज़म के लिए आपके पास स्पेस है, इतनी डेमोक्रेसी है, जब वो उठ के इस चीज़ को उठाएंगे जो उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनका फ़ायदा है इसमें, तो फिर मोदी सरकार के लिए भी एक आसानी हो जाएगी। ना, हमने तो सुदर्शन ने इसके पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता हूँ सरकार की जो भी रणनीति हो, लेकिन बलूच को आज़ाद कराने के लिए, जो कि वास्तव में आज़ाद है, आज जो उसके ऊपर गुलामी थोपी गई है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने पूरी मदद करनी चाहिए। और भारत सरकार करे ना करे, जब करे, हिंदुस्तानियों ने तो मदद करनी चाहिए। तो हिंदुस्तानी कैसे मदद कर सकते हैं, जनता कैसी मदद कर सकती है? जनता सबसे बढ़कर इस चीज़ पे मदद कर सकती है कि जनता अपने जो इनके मज़ाहरे कर सकती है, सड़कों पे आ सकती है और अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस मसले को उठा सकती है और इससे एक पॉलिटिकल वो डेवलप होता है, एक मोमेंटम डेवलप होता है, वो हो सकता है। और फिर ये कि आपके पास जो मीडिया है, मीडिया में बेशुमार ऐसे चैनल्स हैं कि जो डिपेंड नहीं करते कि वो सरकार क्या कह रहे क्या ना कहे। बहुत से चैनल तो हिंदुस्तान के खिलाफ भी षड्यंत्र करते हैं, वो आपकी क्या मदद करेंगे? जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन ये कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं, जब उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में लोग कैसे जी रहे हैं। वो अंदाज़ा नहीं है ना। हमारे यहाँ पर जो आज़ादी है ये स्वैराचार में बदल गई है, और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो तो भी हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता है। उनको बलूचिस्तान की घटनाओं के बाद ज़रा आंखें खुलनी चाहिए उनकी। हाँ हाँ, और नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ मत बोलो, हिंदुस्तान में होने वाले मसाइल पर बोलो। उसमें तो आज़ादी है, लेकिन ऐसा मीडिया आपको क्या मदद करेगा? आम हिंदुस्तानी क्या मदद कर सकता है? आम हिंदुस्तानी सबसे बड़ी मदद जो कर सकता है वो पहले तो खुद फैसला ये करे, अपने ज़मीर के सामने, अपने दिल में खुद ये फैसला करे कि हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को। वैसे मुझे लगता है जनता तो आपके साथ खड़ी होगी, सरकार तो जो भी करे, लेकिन दुनिया भर में आपको जो भी जैसे मदद मिले, हिंदुस्तान से जनता की मदद तो मिलती होगी। जनता की मदद हमें सोशल मीडिया पे तो नज़र आती है, इसके अलावा भी महसूस होता है दिल से, जो दिल का एक रिश्ता है हिंदुस्तान के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों का आज से नहीं है, हज़ारों साल से है। हमारी जो तहजीबें हैं, परंपराएं हैं, एक दूसरे के संबंध रहे। मैंने सुना कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी भारत में अब्दाली के साथ, उसमें जो मराठा सैनिक थे उनमें से कई सैनिकों को बंदी बनाकर बलूचिस्तान लेके गया था, वहाँ छोड़ा गया। उनमें से बहुत से परिवार आज भी वहाँ पर है। हाँ, मराठा आप कह रहे हैं। हाँ, मराठा जो हैं वो आज, क्योंकि वो बहुत मार्शल किस्म के लोग हैं, जंगजू लोग हैं, तो आज भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग हो रही है बलोचों की, उसमें बढ़ चढ़ के वो जंग लड़ रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आपके साथ है ऑलरेडी। तो भारत में आपको महाराष्ट्र सेक्टर से ज़्यादा मदद मिल सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आपकी रणनीति उस दिशा में भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप कार्यक्रम के आखिर में कहना चाहेगी? हम वैसे आपको बार बार भी मौका देंगे, क्योंकि हम एक ह्यूमन राइट के तौर पर, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है हिंदुस्तान, तो कुटुंब का हिस्सा तो आपका बलूच भी है, हमारा बलूच है, हम ऐसा कहेंगे। तो हम मदद करना चाहेंगे। कार्यक्रम के आखिर में आप लोगों को क्या अपील करना चाहेगी? मैं ये कहूँगी कि आपको अगर अपने साथ हमसाए में एक आज़ाद बलूचिस्तान देखना है और एक खुशहाल बलूचिस्तान देखना है, जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी हिफाजत और आपकी तरक्की के लिए जो आपको ज़रूरत है, सेंट्रल एशिया की मार्केट्स खोलने के लिए आपको जो ज़रूरत है, एनर्जी की सप्लाई के लिए, वो सारे अगर आपको चाहिए, और एक टेररिज़म और जो आपको मज़हब के नाम पे जो लोग आते हैं, हाफिज़ सईद की तौर पे, और वो मसूद अज़हर है, उस तरह के लोग आते हैं, और अजमल कसाब तरह के लोग आते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए भारत में। तो आज खड़े हो और बलोच के साथ एक कंधे से कंधा मिला के बलोच की आज़ादी की जद्दोजहद में हमारा साथ दो, और कल के लिए हिंदुस्तान और बलूचिस्तान दो सिस्टर नेशंस की तरह, दो बहनों की तरह, भाई भी नहीं कहूँगी, भाई भी लड़ते हैं आपस में, बहनें नहीं लड़ती हैं, तो दो बहनों, सिस्टर स्टेट्स की तरह हम रहेंगे। और इसमें जो दूसरा एक अंसर ये भी आता है कि हिंदुस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ के आज़ादी की जोहद को सपोर्ट किया है, तो ये आपकी तारीख़ के लिए
एक और सुनहरा चैप्टर है जो खुल रहा है बलूचिस्तान की। और एक शत्रु का शत्रु मित्र ऐसा भी होता है, उस बहाने भी आपको मदद करनी चाहिए। इस बहाने पाकिस्तान का टुकड़ा करने का भी एक मौका है। कितने टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के अगर भारत ठीक से मदद करे तो? भारत ठीक से मदद करे तो देखें पाकिस्तान बचता ही नहीं है। देखें पाकिस्तान असल में क्या है इस वक्त, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, ये है पाकिस्तान। बाकी जो अटक से ऊपर है उसमें पेशावर है, इस्लामाबाद है, और वो सब तो अफ़गानिस्तान है। और तो कभी वैसे भी भारत था। और ये जो इस तरफ है सिंधु है, सिंधु देश है, दरियाए सिंध के इधर भी और उधर भी जो है वो सिंधु देश है, सिंध है। और वो बलूचिस्तान और हिंदुस्तान की जो अजीम तहजीबें हैं, मेहरगढ़ की और अजंता एलोरा की जो तहजीबें, उनके मिलाप से बना है सिंधु। तो वो हमेशा हमारे बीच में एक मोहब्बत का और एक अमन का एक वो रहेगा। तो पाकिस्तान कहाँ बचता है फिर? अब मुझे नहीं पता कि 2.5-3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कोई मुल्क बन सकता है, और वो भी ऐसे लैंड लॉक्ड के उसके पास। बिल्कुल, और हमको पाकिस्तान को केवल शत्रु के नाते ख़त्म नहीं करना है, तो दुनिया का बहुत बड़ा खतरा बन चुका है आज पाकिस्तान, और आतंकवाद का केंद्र है, कैंसर है, और इसलिए भी पाकिस्तान ख़त्म होना और उसका नामो निशान मिटना ज़रूरी है। आज हमारे साथ आपने टाइम निकाला, मैं आपका आभारी हूँ। हम आपको दोबारा भी सुदर्शन पर बुलाएंगे, आपकी इस मोमेंट को भी सुदर्शन पर दिखाएंगे। भारत की जनता से मैं आह्वान करूँगा कि सरकार खुलेआम कितना कुछ कर पाती है ये तो देखने वाली बात है, और खुलकर करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटरनल भी बहुत बड़े पैमाने पर बलूच को अगर हम मदद करें तो हमारा ही नहीं, दुनिया के सरदर्द को, बल्कि आपकी भाषा में कहे कैंसर को, पाकिस्तान को हम मिटा सकते हैं। आपने टाइम निकाला, मैं आपका आभारी हूँ।